लर्न टू इन्वेस्ट के सेशन नंबर 9 में हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूँ इन्वेस्टिंग आपको और अन्नपूर्णा जी को। हेलो Hello, sir. हाउ आर यू? All good. मस्त है। सो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो जनरली हम लोग स्टॉक का नाम लोगों से पूछ लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो सबसे इजी काम है। क्यों? Yes. लेकिन इजी काम, इजी रास्ते में अगर हम जाते हैं तो हमको लिमिटेड रिटर्न्स मिलते हैं। ज़्यादा रिटर्न अगर जनरेट करना है लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो मार्केट है, चाहे करियर है, चाहे लाइफ है, उसके अंदर में टफ रास्ता हमेशा ज़्यादा रिवॉर्डिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो आपको ये इन्वेस्टिंग का जर्नी थोड़ा टफ लग रहा है? So tough to, I wouldn't say tough, but so it's not as easier as Yeah. relatively as trading was. ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी बिकॉज देयर इज़ ओनली वन वेरिएबल, द प्राइस। Right. और आपको प्राइस देखना है, चार्ट स्टडी करनी है और जजमेंट बनाना है। तो बट ट्रेडिंग हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन। आप कमा सकते हैं बट वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिंग में डेली बेसिस पे एज आई हैव सेड एटलीस्ट 3 से 4 घंटा आपको देना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू फिगर आउट whether you are able to invest or not. So last session number 8, we discussed about qualitative aspect जो कंपनी में देखना चाहिए। मैंने एक फ्रेमवर्क दे दिया था, एक्सेल शीट, जिससे आप क्वेश्चंस के आंसर करते करते कंपनी का क्वालिटी को जज कर सकते हैं। आई होप यू प्रैक्टिस समथिंग देयर। No. Sir, for Dabur I have. Okay. So, How is it? Good company? sir, but वही है कि अभी तक मुझे I am not sure if I am able to judge it properly. Yeah. So I mean, obviously it will take some time for all of us to make that judgment. और इसलिए मैंने ग्रेडिंग मेथोलॉजी दे दी थी। तो आपको एक्चुअल में अपना जजमेंट लगाना ही नहीं है। अगर वो 20 के ऊपर में आ गया है, जो डाबर में आई एम श्योर आया होगा, तो इसका मतलब वो कंपनी ठीक है। got it. ये जो इंडिविजुअल जजमेंट है, इसी को ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए लर्न टू इन्वेस्ट है। Got it. है ना? आज हम लोग एक और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो है हमारा जो फ्रेमवर्क है इन्वेस्टिंग का, स्टॉक इन्वेस्टिंग का। तो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दैट एज फ्रेमवर्क, ठीक है? एंड यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट एज फ्रेमवर्क। सो लेट्स किक स्टार्ट बिकॉज टुडे इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो। दोस्तों, ये लंबा चलेगा तो लास्ट तक रुकिएगा बिकॉज बहुत बहुत नॉलेज मिलने वाला है इसके अंदर में। आई एम श्योर यू विल गेन नॉट जस्ट फ्रॉम स्टॉक इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव, बट एक प्रोसेस को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, इसका आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। ओके, सो जब कंपनी की बात करते हैं हम लोग तो नॉन फाइनेंशियल्स एंड फाइनेंशियल्स। नॉन फाइनेंशियल्स के बारे में हमने बात की थी। एक्सरे और एमआरआई से हम निकालते हैं कि अंदर में क्या क्या है कंपनी के। बट फाइनेंशियल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वाई? बिकॉज अल्टीमेटली फाइनेंशियल्स ही कंपनी की आर्थिक परिस्थिति को रिफ्लेक्ट करता है। और अल्टीमेटली कंपनी मेक्स मनी फॉर शेयर होल्डर्स and distribute that money to shareholders either as a dividend or keep that money as a retained earning. और वो retained earning का ही reflection होता है स्टॉक प्राइस पे। Okay. स्टॉक प्राइस क्यों है? क्यों ये प्राइस दिखता है आपको? क्योंकि कोई ना कोई बाई कर रहा है, कोई ना कोई सेल कर रहा है। Right. जो बाई कर रहा है वो ये मान के चल रहा है कि फ्यूचर इस कंपनी का अच्छा है, और जो सेल कर रहा है मान के चल रहा है फ्यूचर इस कंपनी का खराब है। तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर अर्निंग की बात कर रहा है, राइट? नहीं तो क्या फ्यूचर अच्छा है? हाँ, राइट। तो अर्निंग आज क्या है और शायद कल क्या होगा, यही जज करना हमारा काम है। ठीक है, ठीक है। तो फाइनेंशियल रेशियोज इज आई वुड से स्केलेटन है। तो हमको क्या क्या चाहिए इस बॉडी के अंदर में, जब तक हमको स्केलेटन का आइडिया नहीं लगेगा, हमको पूरी तरीके से बॉडी का आइडिया नहीं लगेगा। तो इट इवेल्युएट्स कंपनीज परफॉर्मेंस, इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग अस वेरियस कंपनीज। कि एक कंपनी को मेरे को दूसरे कंपनी से कंपेयर करना है तो मैं कैसे करूँगा? फाइनेंशियल रेशियोज हमको बताएंगे। एंड थर्ड इज ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। दोस्तों, ये पीपीटी मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, और एक एक्सेल शीट है आज भी, तो वो एक्सेल शीट भी दे दूंगा, तो आप डाउनलोड करके प्लीज़ गो थ्रू दिस। ये लिटरली एक इन्वेस्टिंग पे कोर्स है, स्टॉक इन्वेस्टिंग पे, जो मैं फ्रीली यूट्यूब में पढ़ा दे रहा हूँ फ्री में। लेकिन मुझे लगा कि ये फ्री कर देना चाहिए बिकॉज स्पेशली पीपल हु वांट टू लर्न इन हिंदी,
उनके लिए जितना मैं फ्री पढ़ा पाऊँ, जितना रीच कर पाऊँ उतना अच्छा है। जब हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज़ की बात करते हैं तो 6 कैटेगरी में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। रिटर्न, एफिशिएंसी, ग्रोथ, सॉल्वेंसी, कैश फ्लो और वैल्यूएशन। यही 6 कैटेगरी हमारा 6 एज कैटेगरी है। ओके। इसी से हम एज डिफाइन करते हैं अपना। ओके, रिटर्न रेशियो जैसा कि मैंने कहा कि अल्टीमेटली वो रिटर्न कंपनी को, शेयर होल्डर को रिटर्न करना पड़ेगा ना कुछ, इसलिए उसको बोलते हैं रिटर्न रेशियो, राइट। सो किस टाइप के रिटर्न रेशियो होते हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इन्वेस्टर, शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट कर रखा है उसको जो रिटर्न मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टर, इक्विटी इन्वेस्टर प्लस डेट इन्वेस्टर, तो डेट वाला भी अगर पैसा दे रखा है तो वो तो कंपनी को पैसा दे रखा है, तो कंपनी ये दोनों पैसे को मिला के कितना रिटर्न जनरेट कर रही है वो बता रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और रिटर्न ऑन एसेट, अल्टीमेटली कंपनीज के पास जो कैपिटल है लायबिलिटी साइड में वो डिप्लॉय होता है कोई ना कोई एसेट में, चाहे प्लांट एंड मशीनरी है, चाहे ब्रांड है, कुछ भी है, तो वो एसेट को लेके कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, करेक्ट। तो ये तीनों को मेजर करके हम ये देखते हैं कि रिटर्न मतलब प्रॉफिट, रिटर्न मतलब ये नहीं कि पैसा आपको कितना मिला है, बिकॉज पैसा आपको सिर्फ डिविडेंड मिलता है। रिटर्न मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि नेट में कितना पैसा बचा कंपनी के अंदर। ऑलराइट, एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? एफिशिएंसी का रेशियो मतलब क्या होता है कि मेरे पास में कुछ भी रिसोर्सेज है उसको मैं कितनी एफिशिएंटली यूज करता हूँ। राइट। सबसे बड़ा रिसोर्स आपकी लाइफ में क्या है? सर टाइम। सो आप कितने अच्छे से उसको यूटिलाइज करते हैं, क्या आप मेजर करते हैं? कम लोग करते हैं। चलिए अपने थोड़ा टेंजिबल रिसोर्स की अब बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट टेंजिबल रिसोर्स आपकी लाइफ में क्या है? सो मनी। नाइस, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट टेंजिबल रिसोर्स है, तो उसको आप कितने एफिशिएंटली यूज करते हैं, क्या आप मेजर करते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स करते हैं, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। हाँ, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी अपने एसेट्स को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। तो कैसे पता लगेगा? एसेट टर्नओवर रेशियो, आपके पास जो एसेट है उससे कितना माल बिक रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ ऐसे एसेट होंगे जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं हेल्प तो करते ही होंगे। जैसे ये ऑफिस है, उसमें ये बेचारा चेयर है, तो आप तो बोलोगे कि ट्रेडिंग के अंदर में इस चेयर का क्या रोल है, बट ये मेरे को बैठने दे रहा है तो इसका रोल है ना बेचारे का, तो ये भी तो एसेट इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं ट्रेडिंग से कितना कमाया और मैंने कितना एसेट में इन्वेस्ट कर रखा है, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एसेट टर्नओवर रेशियो। ओके, सॉरी, कमाया नहीं, कितना ट्रेडिंग से ग्रॉस रेवेन्यू जनरेट किया, माइनस कॉस्ट वगैरह करेंगे तो कमाया आएगा। यहाँ टर्नओवर का मतलब हो गया रेवेन्यू, सेल्स। सेकेंड इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कितना ये प्रोडक्शन में ज़्यादा रिलेवेंट है, कितना इन्वेंट्री है मेरे पास में और उस इन्वेंट्री को कितनी बार चर्न करके मैं रेवेन्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ। राइट। डेज ऑफ पेएबल रिसीवेबल, मतलब जो डेटर्स है जिनको मैं माल बेचता हूँ, जिनसे पैसा आना है, मैं तो चाहता हूँ ना कि पैसा तुरंत दे दे, बट वो लोग भी तो स्मार्ट है, वो लोग बोलते हैं 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो 1 महीने का वो लोग क्रेडिट ले लेते हैं हमसे। और सिमिलरली हम जिनको पेमेंट करने वाले होंगे, जो क्रेडिटर्स है, हम चाहते हैं कि हम उनको कितना देर बाद पेमेंट करें, 6 महीना, 1 साल। वो लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना है, वो लोग बोलेंगे 3 महीना से ज़्यादा हम क्रेडिट नहीं देगा। तो ये डेटर और क्रेडिटर का जो रेशियो है कि ये कितना दिन में बोल रहा है और इसको कितना दिन देना पड़ रहा है, इन दोनों को डिफरेंस को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। अच्छा, ओके, ठीक है। डेज ऑफ पेएबल और रिसीवेबल को स्टैंडअलोन देखना है और वर्किंग कैपिटल साइकिल को देखना है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? सर जो अभी राइट नाउ हाथ में जो रुपए हैं जिससे कंपनी चल रही है, लाइक ऑनगोइंग, बेसिकली करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। राइट। एट दिस मोमेंट करंट एसेट में क्या क्या है माइनस क्या क्या करंट लायबिलिटी है, वो वर्किंग कैपिटल को डिफाइन करता है। आप क्या कॉमर्स बैकग्राउंड से? ओह अच्छा, तभी आप जवाब दे पा रहे हैं फटाफट। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब हो गया कि कंपनी कमाई तो कर ली, अब डिविडेंड कितना दे रही है। अब ठीक है, ये उतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि डिविडेंड नहीं दे रही है तो कमाई रखी हुई है, कमाई रख के कंपनी क्या करेगी, फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसा डालेगी। फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसा डाल रही है तो आपके लिए तो अच्छा ही है, तो शेयर प्राइस में उसका इम्पैक्ट दिखता है, लेकिन फिर भी एफिशिएंसी दिखता है। कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है रेगुलरली, मतलब एफिशिएंट कंपनी है। ओके। उसके बाद ग्रोथ रेशियो में फटाफट नेट सेल्स ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ,
नेट प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ। कोई कंफ्यूजन ये चारों टर्म में? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब क्या कंपनी बैंकरप्ट होने की तरार में है? तो सॉल्वेंसी मतलब मैं सॉल्वेंट रहूंगा। सी कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, मतलब कंपनी, जब भी हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं हम मानते हैं कि ये कंपनी लंबी अवधि तक चलेगी, कभी बंद नहीं होगी, राइट। लेकिन देयर आर सम रेशियोज व्हिच कैन गिव अस अ हिंट कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तो क्या क्या रेशियो है? टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो, कितना बोरिंग किया, बिकॉज कंपनी बैंकरप्ट कब होती है? जब बोरो करती है। हाँ। जीरो बोरिंग कंपनी कभी बैंकरप्ट होगी? नहीं होगी ना भाई। क्या होगा? वर्स कम, कंपनी का धंधा बंद हो जाएगा और इक्विटी शेयरहोल्डर को वापस मिल जाएगा सारा पैसा। टोटल डेट टू एसेट रेशियो, वही बात होगी। आपने लोन लिया, उसके अगेंस्ट एसेट खरीद लिया, अगर ये एसेट बहुत ज्यादा है, लोन कम है, तब तो ठीक है, लेकिन लोन बहुत ज्यादा है और एसेट इतू सा है, तब आप बोलेंगे अरे भैया लोन कहाँ गया, क्या चीज में लगा दिए तुमने, तो एसेट में पैसा ही नहीं डाला। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो एसेट्स वाले में क्वेश्चन है, सो इसमें भी फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स का अलग है कि टोटल एसेट्स? इसमें टोटल एसेट ही जनरली कंसिडर होता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपने जो पैसा लिया है वो या तो फिक्स एसेट में पड़ा है या करंट एसेट में ही पड़ा है ना। हाँ। चाहे वो पैसा से आपने बिजनेस करके करंट एसेट जनरेट किया हो, पर करंट एसेट भी तो इसमें। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब लोन ले लिया, ब्याज देने के लिए पैसा है, वो कहाँ से पता लगेगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहाँ से पता लगेगा? इंटरेस्ट और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? सो जो इंटरेस्ट हमें मिलता है। नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सो प्रॉफिट्स? नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। गूगली था, आपका आंसर करेक्ट था, प्रॉफिट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट को देखते हैं विजा विज प्रॉफिट, कि क्या कंपनी ने इतना कमा रहा है या कमा रहा है जिससे वो इंटरेस्ट को पे कर पाएगी। ठीक है। करंट रेशियो, करंट रेशियो बहुत सिंपल है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, मतलब वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो हो गया कि ऊपर में सी ए डिवाइडेड बाय सी एल। और क्विक रेशियो, क्विक रेशियो मतलब जो क्विक एसेट्स हैं, तो करंट एसेट को भी तोड़ दीजिए, क्विक एसेट मतलब लिक्विड कैश, जो तुरंत लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो सके, वो एसेट डिवाइडेड बाय वो लायबिलिटी। ओके। कैश फ्लो रेशियो, तो हम गए कहीं पे बाहर और हमने बहुत कुछ अपना एक बिजनेस करते हैं, हम बाहर जाके हमने माल बेचा है और घर जब आए तो कैश एक भी नहीं लाए, तो पापा बहुत पिटाई किए, बोले क्या माल बेच के आए, पैसा नहीं लाए। तो हमने कहा कि पापा वो देंगे 1 महीने 2 महीने बाद देंगे, मतलब डेटर खड़े। तो फिर पापा बोले तुमसे ना होगा बिजनेस, तुम छोड़ दो। तो बेसिकली कैश फ्लो रेशियो डिफाइन करता है कि रोकड़ा कितना आया, है ना। तो कैश फ्लो पर शेयर, कि कितना कैश जनरेट करती है कंपनी पर शेयर। फ्री कैश फ्लो पर शेयर, कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो में डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके। ठीक है। और उसके बाद है सेल्स टू कैश फ्लो रेशियो, मतलब कितना माल बिक रहा है और कितना कैश है कंपनी के पास में। वैल्यूएशन रेशियो मतलब कंपनी का शेयर प्राइस सही वैल्यूड है कि कम वैल्यूड है। ये कैसे पता करेंगे? ये पता लग जाएगा, पी रेशियो से पता लग सकता है, जो कि बहुत ही कॉमन डिनोमिनेटेड है। प्राइस अर्निंग मतलब मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, मतलब पी रेशियो। अगर पी कम है इसका मतलब कंपनी सस्ती में अवेलेबल है, पी ज़्यादा है इसका मतलब कंपनी महंगी अवेलेबल है। लोग बोलते हैं कि सस्ती अवेलेबल है तो ले लो और महंगी अवेलेबल है तो बेच दो, क्या सही बोलते हैं लोग ये? हाँ, बिकॉज अगर सस्ती अवेलेबल है तो मतलब महंगी हो सकती है वो इन फ्यूचर। तो जनरली शेयर बाजार में लोग, जो समझदार लोग हैं वो ये बोलता है जो सस्ता है वो सस्ता रह जाता है, जो महंगा है वो और महंगा हो जाता है। कोई ना कोई रीज़न है कि सस्ता सस्ता है और महंगा महंगा है। तो वो अपने डिस्कशन करेंगे बाद में कि जब स्टॉक्स के एग्जांपल लेके बात करेंगे, जब हम सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, तब देखना वो चीज़ सामने क्लियरली आ जाएगी। कुछ सेक्टर्स बहुत महंगे हैं, उनका पी बहुत हाई है, कुछ सेक्टर बहुत सस्ते हैं, तो मन ललचाएगा। जैसे टिपिकली पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के पी छोटे कम होते हैं। क्यों? सो बिकॉज वहाँ पे है प्रॉब्लम्स, किसी को नहीं इन्वेस्ट करना उनमें कि पब्लिक सेक्टर है कौन इन्वेस्ट करेगा, लेकिन मन तो ललचाता है। तो वो मन को ही अपने को कंट्रोल करना है इन एवरीथिंग। प्राइस टू बुक रेशियो,
P/B मतलब कितना प्राइस पर शेयर है डिवाइडेड बाय कितना बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं? कंपनी का नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, बचा नेटवर्थ। कि कल अगर एक कंपनी बंद होती है तो शेयर होल्डर लोग को इतना रुपया मिल जाएगा। तो बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू टोटल नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू बुक वैल्यू पर कंपनी। ये सारा इंफॉर्मेशन स्टॉकेज में है वैसे। ओके, टेंशन नहीं करने का, ठीक। इंफॉर्मेशन सारा स्टॉकेज में डाल दिया है, खाली कंसेप्ट समझ लो। स्टॉकेज को यूज करते करते सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है। EV टू EBITDA रेशियो, EV इज एंटरप्राइज वैल्यू। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाद में डिस्कस करेंगे, याद रखना बस, एंटरप्राइज वैल्यू। और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो मतलब कितना माल बिक रहा है और कितना वैल्यू है कंपनी का। ठीक है, तो ये 6 पैरामीटर्स है। अब आप कुछ भी स्टॉक मार्केट, स्टॉक ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे तो आपका माइंड में ये 6 बकेट्स हो जाने चाहिए। रिटर्न, एफिशिएंसी, ग्रोथ, सॉल्वेंसी, कैश फ्लो एंड वैल्यूएशन। ठीक है। अब मैं आपको काफ़ी केस सीरीज बताने वाला हूँ। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग एक एक स्टॉक लेके, एग्जाम्पल्स लेके डिस्कस करेंगे कि कैसे वो एक इस फ्रेमवर्क से आप स्टॉक का जजमेंट बनाते हैं। वाई वैल्यू अ कंपनी, किसी भी कंपनी को क्यों वैल्यू करना है? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका फ्यूचर पोटेंशियल हमको पता लगे। आज हम वैल्यू करेंगे तब फ्यूचर पोटेंशियल को जज कर पाएंगे। हमको स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू पता करना ये हमारा फ़र्ज है, क्योंकि हम शेयर बाजार में कर रहे हैं तो पता नहीं लगाएंगे क्या। और तीसरा है फिगर द राइट एंट्री एंड द एग्जिट पॉइंट, क्योंकि एग्जिट भी करना ज़रूरी होता है। खाली लेते रहे तो दैट्स नॉट अ, वो अच्छा आइडिया था, वो मेरे दादाजी करते थे, लेते रहते थे। उस समय अच्छा आइडिया था क्योंकि उस समय डिस्ट्रप्शंस नहीं था। ये वर्ड ही किसी को नहीं पता था, मुझे भी पता लगा 3 साल पहले, डिस्ट्रप्शन। अब ये दुनिया में बहुत बड़ा हो गया है। किसने सोचा था मेटावर्स आएगा और 4 साल 5 साल बाद हम लोग सब कोई वो लगा के घूमेंगे और हमको रियलिटी में मज़ा ही नहीं आएगा। दैट्स अ न्यू वर्ल्ड। इन दैट सिनेरियो everyone who are consuming things in real world will not consume, right? They will start consuming things of metaverse world. Right. Disruption आ गया। तो ठीक था, ये दादाजी के टाइम पे अच्छा था, लेते रहो। But I think now we have to also start thinking about when to exit. Understanding financial, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये कि किसको कितना वेटेज देना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में। बिकॉज हमने लास्ट 2-3 सेशन में एनुअल रिपोर्ट डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स। तो हमारा ये जजमेंट है, और मैं और मेरी टीम, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अकेले नहीं बनाना, मेरी टीम भी इसमें इन्वॉल्व है। 40% वेटेज हमको कैश फ्लो को देना चाहिए, क्योंकि पैसा अगर घर में नहीं आ रहा है कंपनी के तब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और 30% हमको एजम्पशंस को देना चाहिए, जो कि बैलेंस शीट के नीचे में नोट्स में मिलेगा, या यू नो ऑल दोज थिंग्स व्हिच वी डिस्कस दैट डे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 20% वेटेज दीजिए, और बैलेंस शीट्स वैसे ही है, जस्ट अ प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेचर ऑफ द कंपनी। सो आई थॉट बैलेंस शीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने तो कई बार एक्चुअली कंपनी के बैलेंस शीट भी नहीं देखे। मेरे लिए तो पीएल, कैश फ्लो और असम्पशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट में आपको क्या दिखेगा? कंपनी का अभी क्या स्टेचर है, ठीक है। तो ठीक है, वैल्यूएशन एक्सरसाइज करोगे तो बैलेंस शीट का रिलेवेंस है, बट ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है बिलो दी बैलेंस शीट आइटम्स। एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एक कंपनी को वैल्यू कैसे करते हैं। बिकॉज जब हम वैल्यूएशन रेशियोज की बात कर रहे हैं, उस पैरामीटर की बात कर रहे हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी है, राइट। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन है, और मैं ना बहुत ज़्यादा इसमें नहीं घुसूंगा, बिकॉज ये अपने आप में इतना बड़ा साइंस है, इतना स्टडी चाहिए इस चीज़ को कि आप देयर इज नो लिमिट टू वेयर यू कैन गो। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा पीपल हु अंडरस्टैंड इंग्लिश, अश्वत्थ दामोदर, इनकी बुक भी है वैल्यूएशन पे, अगर आप वो बुक पढ़ें बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनका यूट्यूब चैनल है अश्वत्थ दामोदरन जी का, आप उनके यूट्यूब चैनल के वीडियोस देख डालिए। वैल्यूएशन का मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, उनसे अच्छा कोई नहीं है, तो आप समझ पाएंगे वैल्यूएशन कैसे करते हैं। बट लेट मी जस्ट टच इट क्विकली। सो DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, और रिलेटिव वैल्यूएशन। रिलेटिव वैल्यूएशन मतलब
EV बाय रेवेन्यू, EV बाय एबिटा और PE मल्टीपल, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। जनरली लोग PE मल्टीपल को यूज करते हैं टू do a comparative value between one company and the other company. So these are three different approaches to value a company. These are three different approaches. I can use any, or I need to use all. I mean, I can't answer this question in a plain simple sentence ki yes and no, because some sectors, because of their nature, they will force you to use dividend discount. Some sectors may force you to use relative valuation. But फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जो चालू कर रहे हैं ना अभी, उनके लिए मैं बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ, नहीं तो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स साइंस। जितना इसमें बात करेंगे उतना इसमें कॉम्प्लेक्सिटी दिखने लग जाएगी। ओके, बट मैं इंट्रोड्यूस अच्छे से करूँगा, डोंट वरी। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या करता है कि ये मान लेता है कि आज कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं जो कंपनी के बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, एसेट, और वो एसेट से कंपनी आने वाले कुछ साल में कैश जनरेट करेगी, तभी ना एसेट है। हाँ। अगर वो कैश जनरेट नहीं किया तो उस एसेट का क्या फायदा। तो फ्यूचर कैश फ्लो वो कैसे पता लगेगा? फ्यूचर में जो रेवेन्यू आएगा माइनस कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग द रेवेन्यू। अच्छा, मतलब मैन पावर कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, तो टिपिकल PL आइटम्स है ना, रेवेन्यू, कॉस्ट। ओके, बट कैश जनरेटिंग, कैश फ्लो ओरिएंटेड। तो आप ये नहीं कि रेवेन्यू आपने बेच दिया और डेटर खड़ा है, ना, तो वर्किंग कैपिटल एडजस्ट हो जाएगा। सो कैश फ्लो, जो फ्री कैश फ्लो वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, वो यही था कि आपने कमाया, खर्चा किया, कैश में खर्चा किया, उसके बाद अगर डेटर क्रेडिटर खड़ा है तो उसको एडजस्ट कर दीजिए, तो लास्ट में जो बचा वो है फ्री कैश फ्लो। तो आने वाला 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, जितना आप देख सकते हैं, फ्री कैश फ्लो को आप एस्टिमेट करते हैं और उसको करंट वैल्यू में लेके आते हैं। अगर मैं 10 साल बाद आपको 100 रुपया देता हूं तो आप बहुत खुश होंगे? नहीं, आप क्या बोलेंगे? सर आज देना है तो दीजिए। 10 साल बाद का 100 रुपये का कोई वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, करेक्ट? राइट। तो वो जो फ्यूचर में जो कैश फ्लो जनरेट होगा, अगर हम उसको आज का वैल्यू में लेके आना चाहते हैं तो हम उसको डिस्काउंटिंग करेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अच्छा, डिस्काउंटिंग कैसे करेंगे कि 10 साल बाद जो 100 रुपया मिलने वाला है, आज का वैल्यू उसका विल बी लेस देन 100 रुपया। कैसे? क्योंकि इंटरेस्ट है हर साल का, इन्फ्लेशन है हर साल का, मेरा खुद का एक्सपेक्टेशन है which is my expected return from that 100 rupees। तो अगर मैं उसको यूज करके डिस्काउंटिंग करूं तो हो सकता है कि वो 10 साल बाद 100 रुपया आज की रेट में होगा 14 रुपया। So basically उस टाइम पे ही 14 रुपया आएगा, लेकिन अब उसका वैल्यू ज्यादा होगा। That's what you mean? मैं ये बोल रहा हूँ कि आज वो 14 रुपया है, हाँ, और उस 14 रुपया पे मैं अगर इंटरेस्ट ऐड करता जाऊं, हाँ, तो वो 10 साल बाद 100 रुपया हो जाएगा। ओके। तो आप एक्चुअल में किसी को 100 रुपया 10 साल बाद दे रहे हैं तो 100 रुपया नहीं दे रहे, उसको आज आप 14 रुपया दे रहे हैं। गॉट इट, गॉट इट। तो आप क्या बोलेंगे? सब बेवकूफ मत बनाइए, मेरे को डिस्काउंटेड कैश फ्लो पता है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, है ना? राइट सर। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एज्यूम करता है, ये देखिए कितना अच्छा फोटो है इसमें, ये एज्यूम करता है कि कंपनी जो है वो कंसिस्टेंट डिविडेंड देगी, ठीक है? और इसके भी कई सारे तरीके हैं, नहीं जाऊंगा उसके अंदर में। एक एक्सेल बना है, वो एक्सेल में आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बट आगे बढ़ते हैं। ये एज्यूम करता है कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड देगी, तो एक डिविडेंड का ग्रोथ और कंपनी जो ग्रो कर रही है उसका जो डिफरेंस है उससे फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव वैल्यूएशन का मतलब हो गया, रिलेटिव वैल्यूएशन मतलब मेरा क्लास के अंदर में टॉपर है, जब आप घर पे बोलते होंगे कि मेरा ये स्कोर आया, तो पापा क्या पूछते होंगे? टॉपर का कितना आया? तुम्हारा जो आया उससे मेरे को नहीं लग रहा है, टॉपर का कितना आया? अगर तुम्हारा 50 में 24 आया और टॉपर का 25 आया तो पापा की स्माइल आ जाएगी। और तुम्हारा 48 आ गया और टॉपर का भी 48 है तो पार्टी। तो रिलेटिव वैल्यूएशन इज बेसिकली यू आर वैल्यूइंग बेस्ड ऑन दी पेयर ग्रुप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग साइंस है। लॉट ऑफ एक नॉर्मल आदमी जो है ना इस साइंस को यूज करता है, ओके, क्योंकि इसके पहले वाले 2 साइंस है ना वो थोड़े प्रोफेशनल्स लोग यूज करते हैं। ओके, हम लोग सबको ये भी यूज करेंगे तो हमको चलेगा।
ठीक है, एक्सेल में चलें। हाँ बड़ा जबरदस्त एक्सेल बना है, और है ना इस एक्सेल को मैं बहुत डीप डाइव नहीं करूंगा बिकॉज लंबा वीडियो हो जाएगा ये, तो मैं ये शेयर ही कर दूंगा। तो लोग तो हैं ही जो एक्सेल देख रहे हैं, आपको हाँ। तो पता होगा, लोग डाउनलोड कर रहे हैं कि नहीं? हाँ यस सर हाँ यस। चलिए बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद लोग क्या कर रहे हैं, आर दे सब्सक्राइबिंग टू स्टॉकेज? सर दोस्तों अच्छा लग रहा है तो स्टॉकेज भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इतना मेहनत जाता है तो स्टॉकेज सब्सक्रिप्शन से हमारी मेहनत का कोई वैल्यू भी मिल जाएगा हमको, राइट। है ना। हाँ सर। समय सबका कीमती है ना, और हम लोग तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचते ही नहीं अपना चैनल पे। मेरा मन कर रहा है एक दिन कोई ना कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेच के मैं भी 4-5 लाख रुपया बना लेता हूँ। एक दिन आया था मेरे पास, एक साबुन वाले का आया था, कैन यू प्रमोट अ सोप? चलिए मजाक कर रहा हूँ। हेलो बाकी इन्फ्लुएंसर्स, प्लीज़ इसको ईगो में मत लीजिएगा, मैं ऐसे ही करता। आप कमाइए, आपका समय, हम तो यही करेंगे जो हम कर रहे हैं। तो इनपुट ये देखिए, एक्सेल है थोड़ा सा एडवांस, तो समय बिताना पड़ेगा इस पर, तो अभी मैं नहीं बिताऊंगा। बट इफ़ यू वांट यू कैन नो अबाउट दिस कि कितने शेयर आउटस्टैंडिंग है, वर्किंग कैपिटल डिस्काउंट फैक्टर क्या है, ये सारे ना इस पर मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा कमेंट में, ताकि आप ये सब चीज़ों को समझ पाएँ कि मैंने क्या लिखा है। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट मैं सब में कमेंट करके एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। कैपेक्स कितना है, टैक्स कितना है, कितने साल का हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, रेवेन्यू क्या है, डेप्रिसिएशन कितना है, क्या स्टॉक प्राइसेस है अभी आज के रेट में, और एबिटा क्या है, एबिटा का ग्रोथ हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टर्मिनल वैल्यू क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है। ये सारे चीज़ें इनफैक्ट इलन मार्केट्स के अंदर में एक ब्लॉग है, वो ब्लॉग का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे में, उस ब्लॉग को पढ़िएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा समय की कमी के कारण मैं इस पर बहुत ज़्यादा डीप डाइव अभी नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली लॉजिकली क्या किया इसने, जैसा कि मैंने कहा था ना, सेल्स, एबिटा, डिप्रिसिएशन, कैपेक्स, वर्किंग कैपिटल चेंज, ये सब मिला के मैं निकाल रहा हूँ फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, 5 साल का। ये 5 साल का जो है, उसके बाद एक टर्मिनल वैल्यू निकाल रहा हूँ, एज्यूमिंग कि कंपनी बंद नहीं होती है, 5 साल बाद भी एक वैल्यू तो है ही उसका, बट एक नॉमिनल ग्रोथ के हिसाब से टर्मिनल वैल्यू निकल जा रहा है, विच इज दिस। सो टर्मिनल वैल्यू मतलब फ्यूचर में क्या वैल्यू? टर्मिनल वैल्यू मतलब कि भाई 5 साल का प्रोजेक्शन के बाद एक वैल्यू दे दिया मैंने कंपनी को कि परपेचुअल वैल्यू है। अच्छा। कि कंपनी बंद नहीं होती है, तो परपेचुअल वैल्यू डिफाइन कर दिया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वैल्यू मतलब 5 साल बाद जो टर्मिनल वैल्यू उसका आज के रेट में क्या प्रेजेंट वैल्यू है, विच इज बेसिकली द डिस्काउंटिंग फैक्टर। अच्छा, ठीक है। और हर साल का एक डिस्काउंटिंग फैक्टर करके यहाँ पर आ रहा है, विच इज बेसिकली आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंटिंग होता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिकली कंपनी इक्विटी लेती है, डेट लेती है, डेट पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसके बाद जो नेट में बचा फिर उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला जाता है। तो ये यहाँ पर है प्लस सेक्शन। अच्छा, यहाँ से हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं। करेक्ट, जो 10.45 है, राइट, उसको हम यूज कर रहे हैं डिस्काउंटिंग करने के लिए आने वाले 5 साल का कैश फ्लो को। अच्छा, ओके। और ये कैश फ्लो का कैलकुलेशन का टेक्निक में ये सब चीजें यूज हुई है। अच्छा, ओके, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो स्टॉक वैल्यू ये करके आया, फेयर वैल्यू 103। तो कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टॉक का फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं। ऐसे निकालते हैं कि आने वाले टाइम का डिस्काउंटिंग करके अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप एक फेयर वैल्यू निकालते हैं 103 रुपये, और स्टॉक अभी चल रहा 50 रुपये में, तो इसका मतलब स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 30 रुपीज, 53 रुपीज। ओके, ये प्रोसेस अगर जिसको करना है तो कर लीजिएगा, इट्स अ साइंस विच हैज टू बी अंडरस्टूड। दूसरा है डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल क्या एज्यूम करता है कि कंपनी जो है वो फ्यूचर में डिविडेंड देगी। एज्यूमिंग कि कंपनी फ्यूचर में 10 रुपए डिविडेंड देगी, वो उसका पास्ट रिकॉर्ड से पता लग जाता है कि जनरली ये कंपनी देती है डिविडेंड, ठीक है। आर इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब ये है कि कितना हम इस स्टॉक से रिटर्न एक्सपेक्ट करें। अच्छा, वो कैसे पता लगेगा कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न,
अगर हमारी कंट्री में 6.5% RBI बॉन्ड का इंटरेस्ट है तो उतना तो हम बेर मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे ही। उसके अलावा मार्केट रिस्क प्रीमियम, कि हम रिस्क ले रहे हैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का, तो हम मार्केट रिस्क प्रीमियम भी लेंगे जो कि है तकरीबन 8% अकॉर्डिंग टू इंकवर्ट। ये आप निकाल भी सकते हैं बट ये निकाला हुआ है 8%। ठीक है। और बीटा है 1, तो ये स्टॉक का बीटा 1 किया। बीटा का मतलब हो गया कि हिस्टोरिकली कितना स्टॉक प्राइस चेंज होता है उस कंपनी का वीजा विज मार्केट। सो निफ्टी अगर 10% बढ़ा और वो कंपनी का स्टॉक प्राइस हिस्टोरिकली 15% बढ़ा है तो बीटा क्या हुआ 1.5, 15 डिवाइड बाय 10। तो ये बीटा NSE के साइड पे मिलता है। अच्छा, ठीक है। तो वो जो कंपनी जिसका एनालिसिस कर रहे हैं उसका बीटा अगर हम यहाँ डाल दें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज बेसिकली रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम इनटू बीटा विच इज 14.6%। मतलब 14.6% करंटली इसका वैल्यू है। 14.6% is basically the return which you are expecting from the business। अच्छा, कि कंपनी कम से कम इतना तो रिटर्न बिजनेस से जनरेट करेगी एनुअली। ओके, ठीक है। बिकॉज रिस्क फ्री प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम, तो अगर कंपनी बिजनेस कर रही है तो मिनिमम इतना रिटर्न तो एक्सपेक्ट करेगी विच इज बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, देखो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, अगर आप किसी भी कंपनी को देखें जो शेयर होल्डर से इक्विटी में पैसा लेती है तो उसके लिए तो कोई डिविडेंड का कमिटमेंट जरूरी नहीं है, उसके लिए कोई इंटरेस्ट का कमिटमेंट जरूरी नहीं है। देखा जाए तो वो फ्री कैपिटल है। क्यों? राइट। बट नहीं, ये फ्री कैपिटल नहीं होता है। शेयर होल्डर्स लोग का एक एक्सपेक्टेशन होता है। आज मैंने किसी भी कंपनी को पैसा दिया है तो मेरा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होगा ना। रिटर्न चाहे तुम डिविडेंड के थ्रू दो या रिटेन अर्निंग को रख के स्टॉक प्राइस में उसको तुम दिखाओ इम्पैक्ट, बट एक्सपेक्टेशन है। वो एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ एक कॉस्ट है कंपनी के लिए। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इक्विटी में पैसा कंपनी रेस कर रही है तो फ्री का पैसा है। वो ये है कि शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी 14.6% रिटर्न जनरेट करेगी। अच्छा, और माना जा रहा है बिकॉज कंपनी का हिस्टोरिकली है कि कंपनी 8% जैसे डिविडेंड ग्रोथ की है। तो 10 साल पहले जो डिविडेंड था हर साल वो 8% डिविडेंड को बढ़ाया उसने। डिविडेंड क्यों बढ़ता है? जैसे जैसे कमाई बढ़ेगा कंपनी का, कंपनी का कमाई बढ़ना चाहिए क्या? ऑब्वियसली बात है। कंपनी का कमाई नहीं बढ़ेगा, कंपनी का कमाई ऐसे नहीं हो सकता है क्योंकि कंपनी जितनी पुरानी होगी उतना कमाई बढ़ना चाहिए अनटिल उसके बिजनेस को डिस्ट्रप्शन फेस करना पड़ जाए। तो डिविडेंड का एक ग्रोथ है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर का। अगर आज का जो डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड एब्सोल्यूट टर्म्स में 10 है तो 10 डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस विल गिव यू फेयर प्राइस ऑफ अ स्टॉक। ओके, ये डिविडेंड को बहुत ज्यादा वेटेज देता है। ये मॉडल ये मानता है कि अल्टीमेटली शेयर होल्डर को डिविडेंड में ज्यादा इंटरेस्ट है, विच इन ट्रू सेंस नहीं है ऐसा, क्योंकि डिविडेंड में कहीं ना कहीं टैक्स का भी एक रोल आ जाता है। तो दिस मे नॉट बी अ वेरी गुड मॉडल। तीसरा मॉडल जो है वो रिलेटिव वैल्यूएशन, और रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल के लिए मैं प्राइस अर्निंग मल्टीपल को बेस मानता हूँ। तो पी रेशियो क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर विच इज अ पी रेशियो। वो बताता है कि ये कंपनी महंगी है कि सस्ती है। अब आपको क्या करना है, इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक है उनमें से टॉप 5 कंपनी का पी रेशियो आपको निकालना है। तो टॉप 5 कंपनी का ईपीएस क्या है और मार्केट प्राइस क्या है, तो उसे पी निकल जाएगा। वो 5 कंपनी का पी को हम अगर एवरेज कर दें तो मेरा इंडस्ट्री एवरेज आ जाएगा। ये एक सिंपल एवरेज है। अच्छा, मैं चाहता तो उसको वेटेड एवरेज भी कर सकता था। और क्या वेट यूज करता इसके लिए? सो डिपेंड्स ऑन मी। आप बताइए फिर भी। सो 50 40 30 20। नहीं, ऐसे कैसे 50 40 30? कोई तो लॉजिकल वेट होना चाहिए, ये तो रैंडम है। सो एज पर जो आपने दिखाया था कैश फ्लो। नो, मार्केट कैप यूज कर सकते हैं। हाँ, टॉप मार्केट कैप कंपनी को ज्यादा वेट देंगे, वो 5 में से लो मार्केट कैप कंपनी को लेस वेट देंगे। हाँ, बट वो वेट्स को कैसे असाइन करेंगे? मार्केट एज पर द रेशियो ऑफ द मार्केट या रेशियो कर लो या एक्चुअल मार्केट कैप कर लो। वो तो तुमको क्या करना है, पीई ऑफ कंपनी ए मल्टीप्लाइड बाय उसका मार्केट कैप, पीई ऑफ कंपनी बी मल्टीप्लाइड बाय उसका मार्केट कैप। फिर उसके बाद टोटल आ गया, उसको डिवाइडेड बाय मार्केट कैप का टोटल कर दो तो वेटेड एवरेज पी आ गया। ओके।
तो 17 सपोज वो पी है, अभी मैंने सिंपल कर रखा है बट, और कंपनी का जो खुद का जो प्राइस है ये 17 पी हो गया, और कंपनी का जो खुद का जो अर्निंग है वो है 3, तो फेयर प्राइस कंपनी का होना चाहिए 50 रुपया, और कंपनी अभी चल रही है 40 रुपये में, तो 11 रुपया बेसिकली उसके अंदर में अभी भी अपसाइड का पोटेंशियल है। ओके। तो ये हो गया कि जो बड़ी कंपनीज हैं उसके साथ में आपने कंपेयर कर लिया अपनी कंपनी को, और हम ये स्टॉकेज में बहुत अच्छे से दिखाते हैं। देखिए आप ये जादू। तो सेक्टर में अगर हम जाएंगे तो किसी भी सेक्टर को हम सिलेक्ट करते हैं, सपोज पेपर को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ देखिए सारा डेटा है, मार्केट कैप, ईवी, सेल्स, पी। अब आप देखिए इसको हमने मार्केट कैप के आधार पे सॉर्ट कर रखा है। कई लोग बोलते हैं सर आप इसके आधार पे सॉर्ट कर दीजिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना है तो आप एक्सेल डाउनलोड कर लो और एक्सेल में आपको जो करना आप करो, लेकिन मैंने क्यों इसको मार्केट कैप के आधार पे सॉर्ट कर रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप नीचे की कंपनीज को टॉप कंपनीज के साथ कंपेयर करें। तो अगर जेके पेपर 7 का पी है, वेस्ट कोस्ट 6 का पी है, साटिया जो है वो 11 का पी है, और इनका मार्केट कैप देखिए, ये टॉप कंपनीज है इंडिया की पेपर में, और उनका पी ये चल रहा है, तो बाकी जो कंपनीज है उनका पी हाई कैसे हो सकता है, या अगर इनका पी हाई है तो बाकी जो कंपनीज है उनका पी लो कैसे चल सकता है, जैसे रियल एस्टेट को देखते हैं। सो बेसिकली यू आर सेइंग दैट अगर टॉप लीडर्स में से 5 का पी कुछ चल रहा है, तो आइडियली बाकी लोग का पीई भी उनके पास आना चाहिए। ये मतलब एक हाइपोथेसिस है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है, बिकॉज अगर ग्रेडिंग मेथोलॉजी जो नॉन क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव, उससे समझ में आ रहा है कि ये कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो फालतू है, तो फिर उसका पी भी कम रहेगा। तो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, मैनेजमेंट इशू है, क्वालिटेटिव इश्यूज है, तो हो सकता है कि कंपनी नीचे का नीचे पी रहे। मैं आपको एक कंपनी बताता हूँ, ठीक है, प्रेस्टीज स्टेट 11 का पी, और ऊपर में देखिए 55, 60, 30, फिनिक्स मेल 83, ब्रिगेड 122, शोभा 72, और ये खाली 11 का पी है। किसी को बताइएगा मत ये स्टॉक, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है ये। अब इस पे आपको एनालिसिस करना चाहिए कि क्यों है कम पी, कोई बात है क्या, इसका रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, जो फाइनेंशियल्स की मैं बातें किया हूँ, जो रेशियोज की मैं बात किया हूँ, वो सारे रेशियोज यहाँ पर हैं। ये देखिए, ये 6 कैटेगरी में हमने रेशियोज को भी डिवाइड कर रखा है, मेड योर लाइफ सो इजी। सो जब हम रेशियोज की बात करते हैं, 6 रेशियोज की, जो आपने बताया कि ये रेशियोज हमें चेक करना चाहिए, उसका भी कोई एवरेज की इस एवरेज से ऊपर होना चाहिए, इस एवरेज से नीचे कोई होना चाहिए? अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आप हर रेशियो के लिए एक इंडस्ट्री एवरेज निकालें, नो। ओके, because then there is no limit to the comparative analysis. PE itself is sufficient. बाकी जब आप रेशियो को स्टैंडर्ड एनालाइज करेंगे तो इसका पास परफॉर्मेंस और ग्रोथ, मतलब कंपनी बेटर हो रही है कि नहीं, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है ना। तो कंपनी पहले ये थी, फिर ये हुई, फिर ये हो गई, अच्छी बात है। तो रेशियोज को यूज करके कैसे हम ग्रेडिंग करते हैं वो हम दिखाएंगे आपको। ओके, वो भी एक प्रोसेस है, साइंटिफिक है बट मजेदार प्रोसेस है। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बात करनी है अभी तो आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो मैंने बोला दोस्तों लंबा चलेगा, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप लास्ट तक रुकें। सो ये पीपीटी में मैंने ये बातें और मेंशन कर रखी है, तो प्लीज हैव अ लुक। ईवी के बारे में अपने चर्चा किए थे ना, ईवी क्या होता है, इंटरप्राइज वैल्यू, जो कि स्टॉकेज में भी हम दिखा रहे हैं। इंटरप्राइज वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी का वैल्यू विच इज मार्केट कैप। अब आप मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने लग गए ना, सबसे खाली कंपनी का नाम बोल के डिस्कस नहीं करना है आपसे, नियम बना लीजिए, कंपनी विथ मार्केट कैप हमको हमेशा डिस्कस करना है। नहीं तो आपको लगेगा कि वोडाफोन तो सस्ता है, नहीं है भाई, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है उसका। मार्केट कैप प्लस डेट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में, आप गूगल कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं।
प्लस प्रेफर शेयर, तो इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेसिकली इंटरप्राइज वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर कोई उस कंपनी को आज खरीदना चाहे तो क्या वैल्यू होगा। अच्छा। तो मार्केट कैप तो हो गई उसका वैल्यू, प्लस अगर लोन खड़ा है तो लोन भी है, हाँ। जो उसको रीपे करना पड़ेगा बाद में, माइनस जो कैश ऑलरेडी कंपनी के बुक्स में खड़ा है, तो वो तो उसका वैल्यू का पार्ट नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मैं कैश के लिए पैसा क्यों दूं। तो ईवी इज बेसिकली इंटरप्राइज वैल्यू, कि आज की रेट में ये इसका एक वैल्यू है। तो आपको स्टॉकेज में भी यहाँ पर अगर आप स्टॉकेज में देखोगे तो हमने मल्टीपल जगह पे ईवी मेंशन किया है। तो मार्केट कैप और ईवी आप देखोगे मोटा मोटी एक ट्रेंड ही होता है, अनटिल द कंपनी हैज वेरी हाई डेट। जैसे मैक्रोटेक डेवलपर्स है लोढ़ा, इसका मार्केट कैप है 60,000 करोड़ और डेट है इसका 15,000 करोड़ और ईवी हो गया 73,000 करोड़, विच इज मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आगे बढ़ते हैं, हम ना नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी लेंगे एक स्टॉक का, उससे आपको ये पूरा फ्रेमवर्क का 100% क्लैरिटी मिल जाएगा। तो ये लोकेट कहाँ करना है, तो एक सेक्शन है सेक्टर वाला सेक्शन, और कुछ डेटा पॉइंट आपको स्टॉक स्पेसिफिक, जब आप किसी भी स्टॉक में जाओगे तो यहाँ पर रेशियोज हैं, यहाँ मिलेंगे आपको मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स। और किसी भी रेशियो में आप अटकते हो ना, घबराना मत और मेरे को फ़ोन भी मत करना, यहाँ पर सारे रेशियोज का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके। तो ये मत करना कि एक एक रेशियो में मेरे को आता नहीं है समझ, सारा वीडियो भी है, अच्छा, सब कुछ दे रखा है मैंने। तो ये एक एक रेशियो पे वीडियो भी है और टेक्स्ट भी है, तो सब समझा दिया। ओके, अब आ जाते हैं एच फ्रेमवर्क। दिस इज द ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द वीडियो। अब ये सारा नॉलेज लेके अल्टीमेटली हमको अपना फ्रेमवर्क बनाना है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमने अपना क्या फ्रेमवर्क बनाया। हम इसको बोलते हैं एज फ्रेमवर्क, जहाँ पर क्वालिटी जो पहले का फ्रेमवर्क था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियोज और वैल्यूएशन, बिकॉज वैल्यूएशन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको एकदम अलग एक्सक्लूसिव रख रखा हूँ। इसको जब हम तीनों को मिलाते हैं तिगड़ी को, तब आता है एच फ्रेमवर्क। कैसा लगा? स्पाइडरमैन एच फ्रेमवर्क, जिसमें ये 6 पैरामीटर पे आप कंपनी को जज करते हैं, ग्रोथ, क्वालिटी, वैल्यूएशन, सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। अगर ये आप सीख जाते हैं और ये हर कंपनी के लिए आप कर पाते हैं, एट द एंड ऑफ दोज 300 आवर्स ऑफ योर वर्किंग, स्टार्टिंग फ्रॉम डाउनलोडिंग द एनुअल रिपोर्ट्स, तब आप अराइव हो गए हैं। तो सर मुझे बेसिकली ये 6 पैरामीटर्स को इक्वल वेटेज देके नहीं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। देखिए आपके जितने क्वेश्चन है मैं प्रीएम्प्ट कर लेता हूँ कि ये अनुपूर्णा जी यही पूछेंगी, तो इसका जवाब रेडी करो। एनालाइज एंड असाइन वेट्स, अब आपके ऊपर है कि आप किसको वेट ज़्यादा देना चाहते हैं। ओके। और नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे एक स्टॉक की स्टडी, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने इक्वल दे रखा है, और आपको एक फ्रेमवर्क दे दूंगा कि अगर आपको चेंज करना तो आप चेंज कर लीजिएगा। अलाइन इन्वेस्टमेंट थीसिस, कि अल्टीमेटली ये सारा करने के बाद में भी हो सकता है उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करें आप, क्योंकि वो आपका थीसिस में फिट ही नहीं होता है। वो बताएंगे बाद में। 300 घंटा करने के बाद में भी 300 आवर्स ऑफ एफर्ट यू मे डिसाइड कि इसमें नहीं डालूंगी पैसा, क्योंकि मेरा ब्रॉडर थीसिस में फिट नहीं बैठता है। आप शुरू में भी डिसीजन ले सकते थे, बट वो 300 घंटा लगाने के बाद में आप बेटर जज कर पाएंगे कि क्या ये स्टॉक आपके वर्दी थीसिस का पार्ट बन सकता है। एंड द लास्ट इज क्वार्टरली रिव्यूज एंड एडजस्टमेंट्स। हर 3 महीने कंपनी रिजल्ट्स बनाती है, तो आपको भी हर 3 महीना रिव्यू करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो डिसीजन मेकिंग इज जनरली हैपनिंग इन ईदर आफ्टर 3 months और मोस्टली आफ्टर 6 months, बिकॉज कंपनी को आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। तो 2 क्वार्टर तक जनरली कंपनी को आप देखते हैं, और 2 क्वार्टर के बाद भी आपको लगा कि ये तो सुधरने वाला नहीं है, तो प्राइस कुछ भी आप जस्ट बेच देते हैं। ओके, दैट्स हाउ बिग इन्वेस्टर्स फंक्शन। I'm going to thank you again and say this again that it's a simple idea, looks complex, but once you start taking it seriously, then it really is a good rewarding idea. This is it.
So this was a long video, but did you enjoy this video? So yes, so though I am from commerce background, so काफी कुछ मुझे पता था, but the valuation was a very new aspect जो मैंने कभी नहीं सीखा है. And looks interesting. I will definitely deep dive into the Excel and see what can I. ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं ना ये सीरीज को? Yes. Because Learn to Invest is a very very good series. I can see कि बहुत लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, लेकिन फिर भी देखे जा रहे हैं. ये तो बहुत गलत बात है. अरे चैनल सब्सक्राइब में पैसे ही नहीं लग रहे, तो चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो. और ये वीडियो ऑब्वियसली ये साइंस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट कुछ चीज़ें होती है जो आपको सिंक इन करती है बाद में. जैसे कुछ ऐसे खाना होता है ना, वो पहला टेस्ट में अच्छा नहीं लगता है, फिर धीरे धीरे आपको इतना अच्छा लग जाता है, मे बी आफ्टर 2, 3, 4 टर्म्स इट ग्रूव्स इनसाइड यू. तो इन्वेस्टिंग वैसा ही है कि टाइम लगता है, बट जब ये हो जाता है तो एक नशा है. स्टॉक प्राइस को देख के ट्रेड करना भी एक नशा है, और कंपनी के बिजनेसेस को समझना और उस पर एक जजमेंट क्रिएट करना वो भी एक नशा है. यू हैव टू डिसाइड विच पाथ यू वांट टू टेक. दोनों जनरली नहीं हो पाता है, ऑल्दो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मैनेज बोथ ऑफ देम. चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए. और मेरे चैनल के साथ बस जुड़े रहिए एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल. बाय बाय, टेक केयर.